So with that, अपनी notebooks और pen निकालो क्योंकि हम बहुत कुछ note करने जा रहे हैं. And we'll be starting with the very first chapter of 11th class. And the name of the chapter is Units and Dimensions. The name of the chapter is Units and Dimensions. Okay, जैसे कि आपको नाम दिख रहा होगा इस चैप्टर का, the name of the chapter is Units and Dimensions. तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. इसका जो पहला पार्ट होगा that will be units और इसका जो दूसरा पार्ट होगा that will be dimensions. फिर डायमेंशंस के अंदर हम और सारी चीजें देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सारी चीजें. और फिर इसका एक थर्ड पार्ट है. बेसिकली इस चैप्टर का नाम होना चाहिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स. ओके, अकॉर्डिंग टू मी इस पूरा चैप्टर का नाम होना चाहिए यूनिट्स, डायमेंशंस और एरर्स. राइट. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद यूनिट्स. So the very basic thing, यूनिट होता क्या है? अगर तुम कोई भी बुक निकाल लोगे फिजिक्स की 7th 8th क्लास की, तो उसमें तुम्हें एक डेफिनेशन मिल जाएगी. A unit is something that is used to measure a physical quantity. Yes, इतना पढ़ा ना मैंने? Okay, a unit is something that is used to measure a physical quantity. For example, मैं बोलूं 7 kg apples. Now, this kg is the unit. It is used to measure the mass of apples, right? So a unit is something which is used to measure a physical quantity. अब unit की definition में physical quantity आ गया, तो सबसे पहले मेरे को physical quantity सीखना पड़ेगा कि physical quantity क्या होती है. Now once again, if you take out any book of 7th 8th class, वहां पे तुम्हें definition मिल जाएगी. A physical quantity is something that can be measured. कोई भी चीज है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. मेरे सामने एक टेबल पड़ा है, उसकी मैं लेंथ मैंने मेजर कर ली 10 मीटर. मैं इसको मेजर कर सकता हूं ना. अगर मैं एक मेजरिंग टेप ले आऊं तो उसके साथ मैं लेंथ मेजर कर लूंगा. दैट मींस दिस लेंथ ऑफ दिस टेबल इज अ फिजिकल क्वांटिटी. मैं तुमसे पूछूं व्हाट्स योर मास और व्हाट्स योर वेट, तो तुम बोलोगे सर 50 किलो. तो ये जो 50 किलो है ये एक मेजरेबल क्वांटिटी थी, तो मैं बोलूंगा कि योर मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. और उसको मेजर करने के लिए जो मैं जिस चीज को यूज कर रहा हूं दैट इज केजी. सो दिस केजी इज द यूनिट ऑफ अ मास. ओके, सब बच्चों वाली चीजें आई थिंक तुम्हें आती होंगी. सो प्लीज राइट दीज टू लाइंस अगर तुम्हें लिखनी है. फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग which can be measured and a unit is something which is used to measure a physical quantity. Just take 2 minutes, write this down. ओके, डन. अच्छा यार, अनम्यूट कर दो अपने आप को ना. अगर पीछे सब सही है, तुम्हारे शोर-वोर नहीं हो रहा तो अनम्यूट कर दो. ओके, ऑलराइट, डन. ओके, ऑलराइट, यू कैन स्पीक इन दिस क्लास. ठीक है, क्योंकि हम कम लोग हैं, सो यू गाइस कैन स्पीक. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज, अब मेरे को यूनिट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, बिना यूनिट्स के भी मेरी जिंदगी चल रही थी ना. मेरे सामने टेबल था, उसकी कुछ लेंथ मेरे को दिख रही थी और मास मेरे को ऐसे दिख जा रहा था कि हाँ यार ये 50-60 किलो का इंसान होगा. तो मेरे को यूनिट्स डिफाइन करने की जरूरत ही क्या पड़ी? ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार बाजार में से जाके ना कुछ ले आओ, तुम गो गेट सम मैंगोज फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, और तुम क्या करोगे? तुम, अब ये पुरानी बात है, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा. ये 15,000 साल पहले की बात है, जब कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, कोई वहां पे फिजिक्स नहीं है, कोई यूनिट्स डायमेंशंस नहीं है. उस टाइम पे मैं तुम्हें बोलूं कि गो गेट सम मैंगोज, तो तुम क्या करोगे? मान लो तुम पूरी की पूरी दुकान उठा के ले आए मेरे पास. ठीक है, तुम पूरा अपना दुकानदार अपनी बोरियां भर के ले आए, तुम सारी मेरे पास. तुमने बोला लो सर मैंगोज. तो मैं बोलूंगा तुम्हें नहीं यार इतने नहीं चाहिए, मतलब थोड़े से कम कर दो, यू नो, इतने नहीं चाहिए थे, मेरे को ऐसी खाने के लिए चाहिए. तो तुम क्या करोगे? वो सारी चीजें वापस कराओगे और तुम मेरे को लाके एक आम ला दोगे, ये लो सर, ये राजी. तो मैं बोलूंगा कि नहीं यार इतने नहीं, थोड़े से ज्यादा ले आओ. तो द थिंग इज वी कैन डू दिस ऑल डे, यू नो. नाउ द प्रॉब्लम इज देयर इज अ फ्लॉ इन माय इंस्ट्रक्शंस. आई हैव टू specify you that exactly how many mangoes do I want.
But now if I tell you that okay, go to market and get 2 kg of mangoes. Now if I tell you this 2 kg of mangoes, अब ये तुम्हें समझ में आ रही है ये चीज कि 2 किलो, ठीक है, 2 किलो आम चाहिए. तुम दुकानदार को जाके बोलोगे 2 किलो आम चाहिए, तो उसके पास भी एक मेजरिंग स्केल है, और वो जो मेजरिंग स्केल है उसमें एग्जैक्टली 2 केजी मेजर हो सकते हैं, और तुम एग्जैक्टली 2 केजी मेरे पास लाके दोगे. सो बेसिकली इट्स ऑल द विन विन सिचुएशंस, राइट? तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ गया, उसको एग्जैक्टली समझ में आ गया, और मेरे पास जो वापस आई चीज वो एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी मेरे को चाहिए थी. ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो सकी? बिकॉज देयर वाज अ यूनिट टू दिस फिजिकल क्वांटिटी. इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक यूनिट था. अब ये जो यूनिट था केजी, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था. ओके, नाउ दिस केजी इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. अगर एक अमेरिका का बच्चा आ गया मेरे पास, उसको मैं बोलूं कि 2 केजी आम ले आओ, तो वो भी उतना ही लेके आएगा जितने तुम लेके आओगे. ओके, नाउ बिकॉज दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो आई कॉल दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज SI यूनिट्स. SI की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, SI की यूनिट क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल. और ये हमें डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, नाइजीरिया में तुम चले गए, अफ्रीका में, वहां पे वो केजी यूज ही नहीं करते, वो तो ग्राम में यूज करते हैं. ठीक है, या फिर जहां पे अगर तुम चले जाओ, यहाँ पे अगर बड़े बड़े जो तेल की बोतलें बिकती है ना, वो क्विंटल्स में बिकती हैं. मान लो किसी को केजी पता ही नहीं, वो टन्स में ही बेच रहा है. ठीक है, उसको तुम जाके बोलो कि मेरे को 2 टन दे दो, वो तो उसको समझ में आ जाएगा. लेकिन उसको तुम जाके बोलो 200 किलो दे दो मेरे को, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, राइट? So similarly, let's say you go to some other geographical place, let's say you go to America, Europe, whatever place you go to, वहां पे वो वाली यूनिट को यूज ही नहीं किया जाता जो वाली यूनिट तुम यूज करते हो. Okay, let's say you are measuring the length of something in meters, वहां पे वो मेजर करते हैं इंच में. ओके, ऐसा बहुत बार होता है ना, जब हम केक्स का वेट मेजर करते हैं, ठीक है, हमें तो किलो में आदत है ना कि हाँ जी ये 1.5 किलो का, ये 2 किलो का, हमें वो चीज समझ में आती है. एकदम से मैं तुम्हें बोलूं कि दिस इज 600 पाउंड्स, यू नो, देन आवर ब्रेन्स गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि उस यूनिट में मेरी कैलकुलेट करने की आदत नहीं है, राइट? नाउ टू मेंटेन दिस sync, the synchronization internationally, I need to devise a system of units which is called system international. अब ये सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट तो हर जगह, मान लो कल तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो, कल तुम यहाँ पे साइंटिस्ट बन गए, और वहां पे एक जर्मनी का साइंटिस्ट है, और तुम दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे हो, और फिर तुम्हें लगा कि हाँ यार हमें इकट्ठे मिलके काम करने वाला है. अब तुम जब इकट्ठे मिलके काम करोगे, तुम इधर अपनी कैलकुलेशन केजी में कर रहे हो, वो पाउंड में कर रहा है, वहां पे तुम्हारी हो जाएगी लड़ाई. तुम बोलोगे नहीं हम केजी यूज करेंगे, वो बोलेगा हम पाउंड यूज करेंगे. तो इसके लिए वी हैव दिस SI. तुम बोलोगे ठीक है SI यूनिट निकाल लो, सिस्टम इंटरनेशनल में देख लेते हैं क्या यूज करते हैं, तो उसमें जो भी चीज यूज होगी हम दोनों वो यूज करेंगे, राइट? दैट इज व्हाई वी नीड टू डिवाइस दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल. और अब ये जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स भी अलग अलग तरीके की होती है. मान लो मैं तुम्हें बोलूं एक कार जा रही है सड़क पे 60 की स्पीड से, तुम बोलोगे सर 60 क्या? तो मेरे को बताना पड़ेगा 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा सकती है ना, इससे भी जा सकती है, 60 मीटर पर सेकंड से भी जा सकती है. मैं बोलूंगा उसकी एक्सेलरेशन है 4, तो ये गलत है, अधूरी इंफॉर्मेशन है. तो तुम्हें पूछना पड़ेगा 4 क्या? तो मैं बोलूंगा तुम्हें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस थिंग इज द यूनिट, दिस थिंग इज द यूनिट. ऐसे अलग अलग चीजों की अलग अलग यूनिट्स होती हैं. इस टेबल पे अगर मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, अगर मैं कुछ सामान उठा के लेके आ रहा हूं तो मैं कुछ काम करूंगा, दैट वर्क इज 20 जूल्स. ओके, राइट? सो सिमिलरली लेट्स से तुम्हारा मास इज 40 kgs, so your height is 5 feet, right? So all these feet, kg, joules, newton, all these things are physical quantities. तो ऐसे तो बहुत सारी physical quantities हो जाएंगी. ठीक है, तो मैं कैसे याद रखूंगा इतनी सारी physical quantities? तो इनको broadly हमने classify किया है, तो बहुत सारी physical quantities, okay? मतलब काफी सारी physical quantities होंगी, लेकिन इनको अगर मेरे को broadly classify करना,
So I can broadly classify these into two different parts. One is called the fundamental. One is called the fundamental physical fundamental units, and the other ones are derived units. Fundamental physical quantities की जो units हैं, there are 7 basic types of fundamental units, and those 7 are, number 1 is kg. ये किस चीज की unit है? Mass. This kg is the unit of mass. Then second is length. Then third is time. Okay. Then second is meter. ये किस चीज की unit है? Length की. Then third is seconds. ये किस चीज की यूनिट है? टाइम की. Then next 4 are, this is ampere, this is candela, this is Kelvin, this is mole. ऊपर वाली 3 तो मेरे को पता है, नीचे वाली 4 बता दो किस किस चीज की है. So what is this? Ampere. Ampere is for Current. all right. Ampere is for current, and candela is for Intensity. yes, candela is for luminous intensity. I think ये तुमने अभी नहीं सुना होगा. तो जो भी मेरे पास लाइट वगैरह आती है ना, उस लाइट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है. जैसे ये टेम्परेचर जो है ना, एम्पेयर, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास एक होता है थर्मोमीटर. ओके, मान लो मेरा टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का. ओके, मेरे को बुखार हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो मैं थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर मेजर कर लूंगा. मर्करी थर्मोमीटर बोलते हैं उसको. राइट. सिमिलरली जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, मेरे को देखना पड़ेगा कि इसमें लाइट कितनी है रूम में, तो उससे मेजर करने के लिए देयर इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, डू यू नो द नेम? सो देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लक्स मीटर. ओके, तुमने आई थिंक क्रिकेट के मैचेस में देखा होगा, अगर तुम क्रिकेट देखते हो थोड़ा बहुत, तो कई बार जो रात वाले मैचेस होते हैं ना, कि मतलब दोपहर को खेले जा रहे हैं, फिर एकदम से 6 साढ़े 6 बज गए, और अब जो अंपायर है, अंपायर को देखना है कि मेरे को मैच यहाँ पे कॉल आउट करना है या मैं कंटिन्यू रखूं लाइट के हिसाब से. ठीक है, मान लो फ्लड लाइट्स नहीं है किसी स्टेडियम में, तो उसे देखना पड़ेगा कि लाइट के हिसाब से हमें आगे खेलना चाहिए या नहीं. तो अंपायर के हाथ में एक डिवाइस होता है ऐसे ब्लैक कलर का, वो ऐसे ऊपर करके देखता है, ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा हिला विला के देखते हैं, फिर वो देखते हैं ठीक है इसकी रीडिंग आ गई 750 कैंडला. तो वो जो रीडिंग आती है 750, दैट इज इन कैंडला CD. तो उस रीडिंग के हिसाब से दैट एम्पायर डिसाइड्स कि हमें मैच को कंटिन्यू रखना है या फिर हम इसको कल खेलेंगे अभी. एंड दिस लक्स मीटर, यू नो, तुमने वो सुना होगा ना, पहले ऐड आती थी एक उसकी, देयर वाज अ सोप कॉल्ड लक्स, राइट? So that very name Lux was derived from this Lux meter. Okay, Lux meter का system क्या है कि if the light is more the fairness, or and all Indians, they're all crazy after being fair, right? So if the light is more is the value of Lux. That is why the name of the soap was Lux. All right. Moving forward, next is Temperature. Yes, next is temperature. This is Kelvin. Okay, Kelvin is the SI unit. यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ठीक है? Ampere is for current. इसको मैं मुंह में डाल के मेजर नहीं करूंगा. Ampere is for current. इसके लिए एक एमीटर लगा होता है. ओके, जो मेरा सर्किट्स होता है उसमें एक एमीटर लगा होता है. एमीटर से मैं एम्पेयर, वैल्यू ऑफ करंट, मेजर कर लेता हूँ. और केल्विन इज द टेम्परेचर. इसको मेजर करने के लिए आई यूज अ थर्मोमीटर. देन मोल इज द अमाउंट ऑफ, आई थिंक तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा या फिर तुम थोड़ा सा पढ़ोगे इसको. सो दीज वर द 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स दैट वी हैव. लेकिन ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके मैं बाकी वैल्यूज निकाल सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसका जो स्पीड है, ये जो स्पीड की यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकंड. अब इसके लिए मैं एक नया नाम नहीं डिवाइस करूंगा कि स्पीड की यूनिट है एसपी या फिर एक्सेलरेशन की यूनिट है एसी, ऐसा वैसा कुछ करके. क्योंकि अगर मैं ये सब करने लग गया तो मेरी बहुत सारी यूनिट्स बन जाएंगी, मैं कभी याद ही नहीं रख पाऊंगा. तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूं, ये बेसिक वाली 7 यूज कर लेता हूं
नाउ दीज आर द बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसको ही यूज कर करके बाकी सबकी हम यूनिट्स निकाल देंगे. ठीक है, स्पीड की जैसे है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, इन्हीं यूनिट्स को यूज करके मैं एक्सेलरेशन की यूनिट निकालूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो सिमिलरली फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस इज केजी मीटर per second square. This is the unit of force. Yes. So like this there can be many units. Work की यूनिट हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट हो सकती है, विस्कोसिटी की यूनिट हो सकती है, फोर्स की यूनिट हो सकती है. एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी यू कैन थिंक ऑफ, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी और वो तुम निकाल सकते हो. ओके, प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स, लिख लो इसको. Okay, these are very basic things. अच्छा, और इसके अलावा there are two more things. One is the radian. Now, let's say there is an angle. Okay, this is x-axis and there is this angle. अब इस एंगल को हम आज तक थीटा में मेजर करते आए थे, लेकिन the SI unit to measure this angle is radian. Okay, the SI unit to measure this angle is radian. और रेडियन को मैं मेजर कैसे करता हूं, इफ आई हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अगर एक r रेडियस का सर्कल है मेरे पास, एंड इफ आई हैव अ आर्क, एक आर्क है जिसकी लेंथ है r, तो ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल विल बी 1 रेडियन. डिड यू गेट दैट? एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, एक मेरे पास आर्क है जिसकी लेंथ भी है r, तो ये जो r लेंथ की आर्क है वो सेंटर पे जो सर्कल सबटेंड करेगी, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन. सो दिस वाज द प्लेन एंगल, जिसको मैं प्लेन एंगल बोलता हूं. अब मान लो एक सॉलिड एंगल है, यहां से मून है, ठीक है, मेरे को सामने मून दिख रहा है और मैं मून को देख रहा हूं टेलीस्कोप से. तो अगर मैं मून को देखूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे कोन बनेगा ना, कोन बन जाएगा एक. तो ये जो बीच वाला एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. एक बड़ा सा सर्कल है मान लो मेरे सामने, ठीक है, और वो सर्कल से मेरी तरफ एक पॉइंट आ रहा है, मेरी आंखों की तरफ. अगर मैं देखूंगा कि ये पूरे मून का क्या एंगल बन रहा है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल, और इसको हम मेजर करते हैं स्टीरेडियन. राइट, जस्ट वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स, तुम्हें बुक में एज इट इज मिल जाएंगी, कुछ समझाने वाली चीज नहीं है इसमें. लिख लो इसको 2 मिनट, ठीक है, फिर हम अच्छी बातें करेंगे डायमेंशंस की. ओके, आई एम ट्राइंग टू जस्ट रश थ्रू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये तुम्हारी बुक्स में हमें 4 क्लासेस का सिलेबस एक ही क्लास में करना है, तो इसलिए. ओके, लिख लिया ये? Okay, लिख लिया? Give me a thumbs up. Okay. ये तुम्हें तुम्हारी बुक्स में एज इट इज मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है. ओके, तो मैं यूनिट्स को ज्यादा और डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें तुम अगर बुक में से पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगी. तो नाउ इफ यू रिमेंबर, हमारा चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ओके, तो हमारा यूनिट्स वाला पार्ट इज ऑलमोस्ट ओके, मैंने पिछली क्लासेस में कर रखा है. अब हम दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, डायमेंशंस. तो चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड ये वाला जो पार्ट है डायमेंशंस. हम इसकी बात करते हैं डायमेंशंस की. नाउ व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. एक मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
उसको तो मैंने, उसकी तो यूनिट मेरे को पता है, फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है दैट इज केजी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। इसकी यूनिट क्या है? केजी। और इसके जो डायमेंशंस हैं, अब के बाद से डायमेंशन को मैं क्या लिखूंगा? एम। डायमेंशन को मैं लिखूंगा एम। सिमिलरली किसी चीज की अगर लेंथ है, लेंथ को की यूनिट क्या है? मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। सिमिलरली अगर टाइम है मेरे पास, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, और इसको मैं लिखूंगा टी। तो डायमेंशन निकालने के लिए अभी हम पूरा देखेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए जहां जहां पे केजी है उसको तुम एम लिख दो, जहां जहां पे मीटर है उसको तुम एल लिख दो, जहां जहां पे टाइम है उसको तुम टी लिख दो। ठीक है? मैं तुम्हें पूछूं अभी, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब इसको तुम एम एल टी में लिख दो। मास की यूनिट क्या है इसमें? लेंथ की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट क्या है? इसमें मास तो आया ही नहीं, केजी तो आया नहीं इसमें, तो मास 0, लेंथ आ गई 1, टाइम आ गया अपॉन टी -1। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आया। इसको हम 2-4 एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। ये पहले कर रखा है? पहले तो ये बता दो, हैव यू ऑलरेडी डन दिस किसी और क्लास में? फिर तो मैं भगा के कर दूं इसको, नहीं फिर मैं धीरे धीरे कराऊंगा। No, sir. No, sir. ठीक है जी। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट इज टेल मी द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। Sir, LT -2. हाँ, LT -2। So acceleration is what? Acceleration is mass meter upon second square. So this is kg की पावर कितनी है? 0। लेंथ की पावर कितनी है? 1। टाइम की पावर कितनी है? -2। Yeah, please note it down. इसको लिख लो एक बार, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है? ओके। जहां पे भी मास है यू राइट m फॉर इट, जहां पे भी लेंथ है यू राइट l, जहां पे भी टाइम है यू राइट t फॉर इट। Okay, now I want all of you to unmute your microphones, please. Okay, so the first question is, what is the dimensions of acceleration? तो acceleration क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इसमें केजी है नहीं, मीटर की वैल्यू है 1, टाइम की वैल्यू है -2। सो दिस इज m0 l1 t -2। Okay, is this clear? Yes, sir. All right, next question. Twinkle, what are the units of momentum? So m1 l1 t -1। All right, momentum होता क्या है? Mass into velocity. 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, right? Momentum is mass into velocity. So this is kg into meter by second. This is m1 l1 t -1. Right? Very good. ठीक है? Momentum is mass into velocity. This is kg into meter by second. Mass is kg. Velocity is meter by second. This is m1 l1 t -1. Is this clear? Kashish, Bhavna, give me a thumbs up. All right, next question. Bhavna, what are the dimensions of force? Sir, M1 L1 T -2. All right, m1 l1 t -2. Very good. So what is force? मैंने 9th क्लास में पढ़ा है इसको भी। Force is mass into acceleration. This is kg into meter by second square.
This is m1 l1 t minus 2. Okay, Kashish, give me a thumbs up अगर समझ आ गया तो. All right, give me the dimensions of kinetic energy. Dimensions of kinetic energy. Okay, Twinkle, give me the dimensions of potential energy. Kashish, dimensions of kinetic energy. And Bhavna, dimensions of work. सर वर्क की है m1 l2 t minus 2. Very good. M1 L to T minus 2. Bhavna, what are the dimensions of pressure? Okay, Twinkle and Kashish answers. नहीं हो रहा तो बता दो. सर नहीं हो रहा. Okay. So अपना क्वेश्चन क्या था? Potential energy, right? पोटेंशियल Yes, potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. Okay, so the formula is mgh. पहले यूनिट्स बता दो इसकी. mgh की यूनिट्स क्या है? mgh होता क्या है? m is mass, g is acceleration due to gravity, h is height. तो mgh की यूनिट्स क्या आएंगे? ट्विंकल. सर न्यूटन. ओके, नहीं एसआई यूनिट में फंडामेंटल जो था ना, केजी, लेंथ, मीटर, सेकंड में, इसमें क्या आएगा? ओके, लेट्स ट्राई दिस. पोटेंशियल एनर्जी. यस सर एक्सेलरेशन का तो आ जाएगा, मतलब g का आ जाएगा m0 l1 और t minus 2. h का आ जाएगा l और m0 m1. ऑलराइट, ठीक है, बस इसको ऐड ही करना है. तुम्हारा था m into g into h, राइट? ये तो है kg into g क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. h क्या है? मीटर. दिस गिव्स मी kg मीटर स्क्वायर second minus 2. This gives me m1 l2 t minus 2. This is the dimensions of potential energy. Yes? सर काइनेटिक एनर्जी आ दो. Kinetic energy का क्या आ गया? आया नहीं सर. Okay, kinetic energy ऐसी पहले kinetic energy करके दिखा दो मेरे को. हाफ एम वी स्क्वायर. पहले तो इसके यूनिट्स बता दो क्या होंगे हाफ एम वी स्क्वायर के. सर kg and meter per second square. मीटर पर सेकंड. केजी आगे उसके बाद मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर ना, बिकॉज दिस इज वी स्क्वायर. सो पहले तो हाफ की कोई डायमेंशन होती है? हाफ तो हाफ ही है. अब ये केजी, ये बन गया एक केजी, और उसके बाद मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर.
kg फिर मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2. दिस गिव्स मी m1 l1 t minus 2. L2. Yeah, L2. sorry, m1 l2 t minus 2. Okay, now next is, let's say work का मेरे को dimensions निकालना है. तो प्रेशर का भी निकाल दिया. Okay, pressure is equal to force upon area. So force is how much? Force is mass. M1 L1 और T minus 2. Okay, मैं force को लिख रहा हूँ mass into acceleration. Mass into acceleration is how much? kg meter per second square upon area is what? Meter square. So this gives me kg meter minus 1 second minus 2. This gives me m1 l minus 1 t minus 2. भावना यही की है? Yes sir. All right. So one last question for all of you. तुमने थोड़ा सा एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि दो बॉडीज है, मान लो अर्थ और मून के बीच में मेरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन है ना इसमें, क्योंकि दोनों हेवनली बॉडीज है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, और दो चीजों में जिनों में मास होता है वो एक दूसरे को पुल करते हैं, राइट? तो ये जो फोर्स होती है, दिस फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 by r square. This r is the distance between earth and moon, m1 is the mass of earth, m2 is the mass of moon, f is the force. Question is, find the dimensions of g. सर जी तो कांस्टेंट है. हाँ जी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन इसके कुछ डायमेंशंस आएंगे ना. सो जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड. ओए वो तो छोटा जी होता है यार. 6.67. 6.67 into 10 raised to the power 11. अबे यार तुम लोग को ये वैल्यू नहीं पता, तुम लोग को ये? ठीक है चलो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू आ जाएगी और इसकी कुछ यूनिट्स भी निकलेंगे ना, कुछ यूनिट्स बनेगी इसकी वैल्यू की. यस यूनिट्स होंगी ना इस वैल्यू की. Yes sir. So what's going to be that units? और ये समझ में आ रहा है यूनिट्स क्यों होगी? मान लो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. नहीं ये गलत एग्जांपल है. अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं. ये जो फोर्स है, फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज व्हाट? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? m1 l1 t minus 2. This is equal to g. ये हो गया मास. मास की डायमेंशंस क्या हो जाएगी? m1 l0 t0. ऐसे ही एक और मास है, तो ये मास कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय दिस इज r. रेडियस मतलब क्या हो गया? लेंथ. सो दिस इज m0 l2 t0. नाउ अगर ये वाले L वाले को मैं ऊपर ले जाऊं, दिस बिकम्स L of -2. ओके, नाउ दिस होल थिंग मैं इसको यहां पे नीचे लेके आ सकता हूं. दिस इज m2 L -2. अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं, 1 minus 2 is -1 and 1 minus -2 is 3. So the dimensions of G are m-1 L3 T -2. एक बार अपने तरीके से सॉल्व कर लो इसको पूरा. ओके डन. Yes sir. ऑलराइट, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं.
मैं बार बार बात करता रहता हूँ कि एक रेन का ड्रॉप गिरना स्टार्ट हुआ, हवा चल रही है और कुछ ड्रॉप का रेडियस है और कुछ विस्कोसिटी है. दिस फॉर्मूला इज force is equal to 6 pi eta RV. This is the force. This is the force. This is 6 pi. This is eta. This is the radius of the bubble. This is the velocity of the bubble. Radius of the bubble, velocity of the bubble, force acting on the bubble. Question is, find the dimensions of eta. Sir, m1 t minus l. Sir, m1 l minus 1 t minus 1. ओके मैं देखता हूं इस बार. ईटा होता क्या है? फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी. ये 6 पाई को तो छोड़ दो, ये तो डायमेंशन लेस होगा क्योंकि एक नंबर है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं. दिस इज फोर्स. फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस मास इनटू एक्सेलरेशन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नीचे क्या क्या है? रेडियस मतलब मीटर. कट गया ये तो. नेक्स्ट थिंग इज वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू मीटर एंड सेकंड. तो ये एक s कट गया. सो दिस गिव्स मी kg मीटर -1 सेकंड -1 which gives me m1 l -1 t -1. These are the dimensions of eta. Okay, just one last question. Surface tension. Surface tension होता क्या है? Surface tension is force upon length. Surface tension की यूनिट्स क्या होगी और डायमेंशंस क्या होंगी? Sir, mt minus 2. No. Oh, sorry. Yep. The force is mass into acceleration upon length. This is kg meter per second square into meter. So this is m1 l0 t minus 2. So this is the dimensions of surface tension. Okay. Give me a thumbs up if I should move forward now. सब कुछ समझ में आ गया ना? चले आगे. All right. So next is, ये तो था dimensions. जैसे हमने यूनिट्स देखा ना कि यूनिट्स होता क्या है, केजी मीटर मीटर पर सेकंड, ये सारे यूनिट्स है. इसी तरीके से अभी तो मैंने सीखा है कि ये सारे होते हैं डायमेंशंस. इनको मैं बोलता हूं डायमेंशंस. लेकिन अब इनका डायमेंशंस का मैं करूं क्या? तो इन डायमेंशंस का हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशंस तो मैंने सीख लिए कि ऐसे मैं सरफेस टेंशन के डायमेंशंस निकाल सकता हूं, लेकिन अब हम इसमें सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज, लिख लो एक बार, डायमेंशनल एनालिसिस. और डायमेंशनल एनालिसिस में द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ homogeneity. Principle of homogeneity. Principle of homogeneity बहुत ही सिंपल सा है. इसे थोड़ा सा आम भाषा में समझते हैं. देखो, दो तरह के वर्ड्स होते हैं. एक होता है होमोजीनियस.
एक होता है हेट्रोजीनियस। थोड़ा सा फर्क बता सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? Sir, homogeneous composition is the same throughout, and heterogeneous composition is not same. So homogeneous substances are those which have the same composition, right? And heterogeneous are the ones which have different sorts of compositions. So basically, forget about the composition of substances. The word homo means similar. The word hetero means different kinds, right? Now this is the principle of homogeneity. Now that means something similar is happening. Now this is the principle of homogeneity of dimensions. अभी हम dimensions की बात कर रहे हैं ना? That means all the quantities which have the same dimensions can be added or subtracted or equated. The one-line definition of principle of homogeneity is that only the physical quantities which have the same dimensions can be added or subtracted or equated. एक बार मैं पहले समझ लेता हूं इसको, मतलब क्या है इसका? लेट्स से तुम्हारा वेट है 50 kgs और किसी और का वेट है 60 kgs। तुम दोनों इकट्ठे वेइंग मशीन पे खड़े होगे, तो टोटल वेइंग मशीन अब क्या दिखाएगी? 110 kgs। तो वेइंग मशीन ने क्या किया? 50 किलो तुम्हारा था, 60 किलो किसी और का, उसने ऐड करके तुम्हें 110 दिखा दिया। ठीक है, एक डब्बा था यहाँ पे, इस डब्बे की लेंथ है 5 मीटर, उसके ऊपर मैंने एक और डब्बा रख दिया, उसकी लेंथ है 2 मीटर। अब मैं टोटल मेजर करूं तो मुझे टोटल कितना दिखेगा? 7 मीटर। यहां तक तो मेरे को बात में समझ आती है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ये टेबल है, इसका मास है, ये 10 किलो का टेबल, ठीक है। टेबल है 10 किलो का, इसमें से तुम 2 लीटर दूध को कम कर दो तो कितना बच जाएगा? Right? This question is not valid. It's a very absurd question because these two cannot be equated. Okay, let's say मैं पूछूं तुम्हारा वेट क्या है, तुम बोलोगे सर मैं हूं 50 किलो की। मैं बोलूं तुम्हारी हाइट क्या है, तुम बोलोगे माई हाइट इज 6 फीट। मैं बोलूंगा ठीक है, दोनों को ऐड करके बता दो 50 किलो और 6 फीट कितना हो गया। तो इसका कुछ आंसर नहीं आएगा बिकॉज दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज cannot be added or subtracted or equated because they do not have the same dimensions. So principle of homogeneity states that only the physical quantities which have the same dimensions can be added or subtracted or equated. Is this clear? Yeah. और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये तो चलो हमने समझ लिया कि होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस जो मैं आईआईटी जेईई में नीट में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज लेट्स से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज a plus bt. Velocity, this is time, this is velocity. Question is find the dimensions of a and b. पीछे वाला समझ में आएगा ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओनली कॉन्सेप्ट इज अगर मैं दो डायमेंशंस को ऐड कर रहा हूं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या फिर इक्वेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब दोनों की जो डायमेंशंस है और दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें भी वही वाली चीज लगेगी, v इज इक्वल टू a प्लस bt। तो a और b की फिजिकल क्वांटिटी चाहिए मेरे को, a और b के डायमेंशंस चाहिए।
हुआ? अच्छा, एक ही बता दो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक ही डायमेंशंस। Okay, dimensions of A. अच्छा, नहीं हो रहा क्या? No, sir. ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग। तो अगर यहां पे वेलोसिटी है, इसका मतलब ये जो ए होगा, ए की यूनिट्स भी वही वाले यूनिट्स होंगे जो वेलोसिटी के यूनिट्स होंगे, Yes. राइट? तो ए के यूनिट्स वही होंगे जो वेलोसिटी के यूनिट्स होंगे। मतलब वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ए के यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकंड। मतलब ए के डायमेंशंस क्या होंगे? m0 l1 t माइनस। आ गया? समझ आया? ओके, बी के निकाल दो। B, sir, 0. बी के 0। देखते हैं। ए की यूनिट है वेलोसिटी वाले, तो ए में क्या ऐड हो रहा है? बीटी। ए में ऐड हो रहा है बीटी, इसका मतलब जो बीटी के यूनिट्स होंगे वो भी वेलोसिटी वाले होंगे। बीटी के यूनिट्स होंगे वो भी मीटर पर सेकेंड। ये जो टी है, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो बी के यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which gives me m0 l1 t minus 2। बेसिकली अगर तुम देखो, ये जो बीटी है ये एक्सेलरेशन है, और ये जो तुम्हारा ए है ये इसके यूनिट्स है वेलोसिटी वाले। अगर तुम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मोशन इन 1D का फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ए कितना आ गया? u। b कितना आ गया? a। भावना, ट्विंकल, भावना ट्विंकल समझ आया? ओके, नोट कर लो यार इसको। आई होप नोट कर लिया होगा तुमने। ओके, कर रहे हो ना तुम लोग? लिख रहे हो ना साथ साथ में? इसको नहीं भूल जाओगे तुम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to a plus b by m, where x is the displacement, m is the mass. X is the displacement, m is the mass. Find the dimensions of a and b. Sir, A L1. Okay, a is L1, yeah. B? Sir, LM. Yes, B is L1, yeah.
ओके सो हो गया सबका? Yes, sir. पहले तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है x तो मतलब a भी डिस्प्लेसमेंट होगा, सो a इज l, और a अगर l है तो b बाय m भी l होगा, सो b इज इक्वल टू ml। ठीक है, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा इज wavelength, lambda is wavelength, f is force, find the dimensions of a and b। Sir, A M1 L1 T minus 2. okay, and b? Sir, lambda का क्या आएगा? okay, wavelength means wavelength की यूनिट क्या होगी? बाय द वे सोच के देखो। सर मीटर। yes, wavelength is the length of something, no? एक वेव जारी होती है, मान लो एक वेव जारी है ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस वेव में the distance between this high and this high, this distance is called the wavelength। So whatever distance is called wavelength, the main thing is this is some distance which is called wavelength। So because some distance is called wavelength, तो ये lambda square को तुम simply L square लिख लो चाहे। Sir, B के M1 L3 T minus 2. Okay, B by L square is equal to A वाले, और A की क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या? M1 L1 T minus 2। तो क्योंकि यहाँ पे L स्क्वायर है तो इसको मैं यहाँ पे उठा के लेके जा रहा हूँ M1 L3 T minus 2। All right. Next question is y is equal to tan of xt। Find the dimensions of where t is time. Find the dimensions of x and y। सर एक्स टी थीटा है। हाँ जी, एक्स टी थीटा है, यस, क्योंकि tan के अंदर तो थीटा ही आएगा ना, तो मतलब जो तुम्हारा एक्स टी है, एक्स टी इज थीटा, और नेक्स्ट थिंग इज अ थीटा इज डायमेंशनलेस। ठीक है, जो थीटा एंगल होता है ना, वो जो कोई भी एंगल होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती है? उसकी डायमेंशंस कुछ नहीं होती, तो ये डायमेंशन लेस होता है। दिस इज m0 l0 t0। सो x विल बी, t नीचे चला जाएगा, m0 l0 t minus 1। दिस इज x। नाउ व्हाट इज y? सर जीरो। यस, y की डायमेंशंस होगी 0, क्योंकि अगर तुम tan थीटा को देखो, कोई भी ट्रायंगल है उसमें tan थीटा क्या आ जाएगा? दिस साइड अपॉन दिस साइड। सो साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड इज लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ इज व्हाट? m0 l0 t0। ओके, समझ में आया ना? ये डायमेंशनलेस क्यों आ गया भाई? क्योंकि tan थीटा था, tan थीटा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस बिकॉज tan थीटा इज लेंथ अपॉन लेंथ। Next question is y is equal to x raised to the power b t square। Find the dimensions of b।
Find the dimensions of B. हुआ? Sir, t raised to power -2. Yes, t raised to power -2. Very good. Twinkle? Who was that? Twinkle? Yes. All right. So t raised to power Yes, minus sir. कैसे आया? Because अब तुम ध्यान से सुनो, ठीक है? x raised to the power something. तुमने x square तो सुना होगा, ठीक है? x square कब सुना है? Let's say s is equal to ut plus half a t square. ये t का स्क्वायर तुमने सुना है. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. ये तुमने v स्क्वायर भी सुना है. और वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब. तुमने क्यूब भी सुना है, लेकिन कभी सुना है कि मीटर के ऊपर लगा हुआ है 2 किलो? ठीक है. x रेज टू द पावर 7 लीटर, x रेज टू द पावर 4 न्यूटन. जो ऊपर पावर होती है वो कभी हमेशा डायमेंशनलेस होती है. The power is हमेशा dimensionless. That means BT square is dimensionless. That means B is equal to M0 L0 T minus 2. ठीक है. Okay, is this clear अभी तक जो भी किया हमने? Okay, so it's almost 12 o'clock. Just 2-3 minutes more to 12 o'clock. हमने ये चैप्टर मैंने 4 क्लासेस में कराया था, ठीक है, 4 घंटे में. तो उसमें से हमने 2.5 घंटे का काम कर लिया. अभी कुछ 20 मिनट और लगेंगे अगर हमें पूरा कंप्लीट करना है. अभी करा दूं? करवा दो सर. ऑलराइट, ठीक है जी. तो ये तो हमने देख लिया कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है. डायमेंशनल, पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यूनिट सीखे जो मेरे को पुरानी क्लासेस में आते थे. तो फिर मैंने अब इस क्लास में डायमेंशंस सीखे कि यूनिट्स के बाद ये होते हैं डायमेंशंस. के डायमेंशंस मतलब फोर्स को मैंने बोल दिया mLT-2. तो डायमेंशंस के बाद मैंने सीखा डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने सीखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि कोई भी दो टर्म्स को मैं तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जब उनकी डायमेंशंस सेम है. मतलब मैंने डायमेंशनल एनालिसिस भी सीख लिया. पहले डायमेंशन सीखे, फिर डायमेंशन एनालिसिस सीखे. लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? डायमेंशनल एनालिसिस मैंने सीखा, इतना ज्यादा दिमाग लगाया अभी तक, ये सब एक्स वैक्स निकाले, लेकिन इसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं अभी तक. सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अभी हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के फायदे. That is the applications of dimensional analysis. अभी तक हमने जो भी dimensional analysis सीखा है उसकी applications क्या है. Okay, so next heading is applications of dimensional analysis. इसके 2 ही applications हैं. So the first one is, please write this down. Dimensional analysis helps you to check if an equation, dimensional analysis helps you to check if an equation is dimensionally correct or not. Helps you to check if an equation is dimensionally correct or not. अब इसका मतलब क्या है, एक बार समझ लेते हैं इसका मतलब. तुम्हें ना 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि आइंस्टाइन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बोला E is equal to mc square. E is equal to mc square, where E is the energy which can be produced and mass is the mass and c is the speed of light. ठीक है. अगर वहां पे उस टाइम मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा देता, मैं तुम्हें बोल देता कि E is equal to mc cube, ये बोला आइंस्टाइन ने, तो
ठीक है, तो अब तुम्हारे पास एक टूल है डायमेंशनल एनालिसिस सीखने के बाद. नाउ यू हैव अ टूल दैट यू कैन एक्चुअली चेक दिस. यू कैन एक्चुअली चेक कि दोनों साइड की डायमेंशंस मैच कर रही है या नहीं. तो इसमें जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज एनर्जी. एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है मैंने अभी सीखा. एनर्जी फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, मास kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज m1 l2 t minus 2. और जो मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज kg into मीटर पर सेकंड का होल क्यूब. दिस गिव्स मी m1 l3 t minus 3. तो मैंने तुम्हें बोला कि ये इक्वेशन है E is equal to mc क्यूब. तुमने LHS को सॉल्व किया, उसके डायमेंशंस आ गए ये m1 l2 t minus 2. तुमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसके डायमेंशंस आ गए m1 l3 t minus 3. तो तुमने मेरे को आके बोला सर ये गलत पढ़ा दिया आपने. ये तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने गलत पढ़ा दिया? क्योंकि डायमेंशंस ही नहीं मिल रहे यार. ये तो वही बात होगी ना कि 2 लीटर पानी है तुम्हारे पास, उसके अंदर तुम 4 किलो कुछ ऐड कर दो, कर नहीं सकते ना, क्योंकि लीटर में तुम किलो ऐड नहीं कर सकते. बेसिकली डायमेंशंस अलग अलग हैं. तुम्हारी हाइट में मैं तुम्हारा वेट नहीं ऐड कर सकता क्योंकि दोनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं. सो डायरेक्टली तुमने मेरे को आगे बोल दिया कि सर ये इक्वेशन गलत है. लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना क्यूब की जगह यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि देखो तुम ध्यान से, ये m1 l2 t minus 2, यहाँ पे आ रहा है l3 t minus 3. तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था. अगर ये 2 होता तो ये 2 हो जाता, ये भी 2 हो जाता. तो मतलब सर यहाँ पे प्रॉब्लम है. तुम्हारा फॉर्मूला आएगा mc स्क्वायर. बेसिकली तुमने फॉर्मूले को चेक कर लिया डायमेंशंस के हिसाब से, राइट? अब मैंने तुम्हें पिछली क्लास थी ना, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें पढ़ा दिया था. लेट्स से मैंने तुम्हें बोला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. अब मान लो तुम में से किसी को शक हो जाता मुझ पे, यार इस सर को ज्यादा पता तो है नहीं, फिजिक्स के बारे में पता नहीं सही पढ़ा दिया या नहीं. तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अपने लेवल पे चेक कर लेता हूँ ये इक्वेशन सही लग रही है मेरे को या नहीं. तो मैं देखूंगा इधर जो डायमेंशन है, दिस इज m0 l1 t0. ये तो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट थी ना. दिस इज ut क्या होता है? मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड. सेकंड सेकंड कट गया, कितना बच गया? m0 l1 t0. ये तो सही है, इतना तो सही पढ़ा है सर ने, ठीक है. यहाँ पे s है, यहाँ पे ut है, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये तो ऐड हो सकते हैं. अब ये भी देख लेते हैं, हाफ तो हाफ ही है. ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर कट गया. दिस इज m0 l1 t0. मतलब ये जो इक्वेशन है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. दैट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो ये इक्वेशन ठीक है. ओके, सिमिलरली मैंने तुम्हें और इक्वेशन, लेट्स से मैंने तुम्हें बोला v स्क्वायर is equal to u square plus 2gs. ओके, इसमें ये v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, ये तो ऐड हो सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर which is equal to m0 l2 t minus 2. तो इसका भी सेम है क्योंकि u स्क्वायर है, लेकिन ये मेरे को देखना पड़ेगा. दिस इज एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर gives me m0 l2 t minus 2. ये is equal to ये, मतलब ये वाली इक्वेशन भी ठीक है क्योंकि दोनों ऐड हो पा रहे हैं. Give me a thumbs up अगर पहली वाली एप्लीकेशन समझ में आ गई कि इससे हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, इक्वेशन सही है या नहीं. अब मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूं. लेट्स से द इक्वेशन इज कोई भी इक्वेशन ले लो. फोर्स. ओके, गिव मी अ रैंडम इक्वेशन.
ओके मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूँ एक इक्वेशन. लेट्स से एक्सेलरेशन, मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के बदलने का टाइम. Acceleration is equal to rate of change of velocity. Please check if this equation is dimensionally correct or not. ओके तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं? L1 t minus 2. यहां पे वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? L1 t minus 1 अपॉन t is equal to L1 t minus 2. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट इज मेरा ये फॉर्मूला है, वो डायमेंशनली करेक्ट है. ओके, इज दिस क्लियर? Is this clear? चलो आगे. Okay, next is, Yes, sir. let's say height. This is the height of something. This is equal to h rho g upon 2 cos theta. This h is height. This r is radius. Rho is density. G is acceleration due to gravity. 2 is 2. T is surface tension. Surface tension is force upon length. और ये है cos theta. तो मैं चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. टेक योर टाइम, 2 minutes, 3 minutes. Check if this equation is dimensionally correct or not. डेंसिटी क्या होता है? किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. ये बीच वाली चीज को क्यूब लगा लो तुम. एक ये एक क्यूब है, इसकी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, हो रहा है या हो गया?
ये एक्चुअली में तुम्हारा फॉर्मूला आएगा 11th क्लास में। अगर तुम बुक खोल के देखो 8th चैप्टर है तुम्हारा, फ्लूइड वाला, विस्कोसिटी वाला चैप्टर, उसमें तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला बदल दिया है, ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला, ताकि तुम्हारा ये डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाए। थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला बदल दिया है, ठीक है? तो ये गलत आएगा इसका आंसर, पर हो रहा है ये। यस सर। फिर क्या आ गया? Yes, sir. सर L1 equals to L1 इक्वल टू L1 into जो भी है ये डेंस रो into L1 upon M1। नहीं तो मैं So L1 equals to L. So L1 equals to L5 T1. ऐसा आ रहा है। देखो मेरा क्वेश्चन तो ये था कि क्या ये डायमेंशनली सही है या नहीं, तो तुम सब लोग का आंसर है कि ये डायमेंशनली गलत है, क्योंकि तुम्हारा अलग अलग आंसर आ रहा है। L1 तो नहीं आ रहा राइट हैंड साइड। तो मैं एक बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखता हूं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे को पता है, सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को L1। राइट हैंड साइड को कर लेता हूं R रो जी। R मतलब मीटर, रो मतलब kg अपॉन मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। जी मतलब जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन 2 तो कट जाएगा, 2 डायमेंशनलेस है, cos थीटा भी डायमेंशनलेस है, cos थीटा विल बी लेंथ बाय लेंथ, तो ये भी कट जाएगा। T is force by length. Force is what? Mass into acceleration by length. kg into meter per second square into length. तो ये अगर तुम देखो kg कट गया, मीटर मीटर, सेकंड स्क्वायर, मीटर 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 मीटर, ये आ गया 1 बाय मीटर। RHS तुम्हारा आ गया 1 बाय मीटर, LHS तुम्हारा है मीटर। सही किया मैंने कैलकुलेशन? अपनी अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, थोड़ा थोड़ा सा गलती होगी कोई ना कोई। Yet surface tension is equal to force by length, rho is equal to mass by volume। Okay, you got it? All right, so RHS मेरा आ गया 1 बाय मीटर, LHS मेरा आ गया मीटर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो मैं तुम्हारे पास आया, मैंने सीधा आके तुम्हारे पास बोला कि देखो बेटा, एक 8th क्लास में चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में तुम्हें हाइट निकालनी होगी, और वो हाइट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? h रो g बाय 2t cos थीटा। तुम मेरे को बोलोगे सर गलत है ये फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये फॉर्मूला। तो मैं तुम्हें बोलूंगा अच्छा ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, लेकिन मैं क्या चेंज करूं इस फॉर्मूले में ताकि मेरा ये फॉर्मूला सही बन जाए? क्या मैं थोड़ी बहुत इसमें कुछ चेंज कर सकता हूं ताकि मेरा ये फॉर्मूला सही हो जाए? Sir, reciprocal. यस वेरी गुड। तो जो इसके डायमेंशंस आ रहे थे दैट वाज 1 बाय मीटर, इसके जो डायमेंशंस आ रहे थे दैट वाज मीटर। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे वाले को उल्टा कर दूं तो जो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे दैट विल बी मीटर,
राइट? सो अगर मैं इस पूरे को उल्टा कर दूं, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन r rho g. This is the value of I. And this is the actual formula that you will read in chapter number 8. मैंने जानबूझ के उसको ऊपर नीचे कर दिया था, just ताकि तुम्हारा आंसर डायमेंशनल एनालिसिस का आंसर गलत आ जाए. So this is the actual formula जो तुम्हें मिलेगा अपने 8th चैप्टर में 11th क्लास. Right? So this was the first application. The first application was कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी जब मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं. कैसे चेक करोगे? डायमेंशनल एनालिसिस लगा के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम लगाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारी क्या डायमेंशंस आ रही है, राइट हैंड साइड पे क्या डायमेंशंस आ रही है. अगर वो मिलती है आपस में, मतलब तुम्हारा फॉर्मूला सही है. अगर वो नहीं मिलती, तुम्हारा फॉर्मूला गलत. ठीक है? This was application number 1. I know you guys must have been exhausted. इतनी आदत नहीं होगी ना इकट्ठा इतना पढ़ने की 1.5 घंटा. So, but just bear with me. ठीक है? This is the last topic that we are doing. Now the last one is, second application is, please write this down. If I know that a particular physical quantity depends upon these certain factors, then I can create a formula with the use of dimensional analysis. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको. अगर मुझे पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो मैं फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, इसका मतलब क्या है? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस. ओके, लेट्स से आई हैव दिस माइक्रोफोन. ओके, ये माइक है मेरे पास, इसको मैं पेंडुलम बना लेता हूं. वैसे ये मेरा बन गया पेंडुलम. ठीक है, दिख रहा होगा सबको पेंडुलम. और ये जो है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया. अब ये पेंडुलम की तरह घूम रहा है. अब यहां से लेके यहां तक जो एक उसका इधर से लेके इधर तक जाने का टाइम है, उसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड. दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड. दिस टाइम पीरियड इज व्हाट, हाउ मच टाइम. ये माइक जो है, जब यहां से लेके यहां तक जाएगा, फ्रॉम एंड टू एंड, दिस इज कॉल्ड टी. दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. अब ये जो टी है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा ये टी? सबसे पहले तो ये जो माइक है, इसका मास कितना है. मान लो इसकी जगह पे मैं एक क्रिकेट की बॉल बांध दूं, तो ये टी थोड़ा सा कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है ये टी को. तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है, ये उसके मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉल. सेकेंडली, और थोड़े से फैक्टर सोच के देखो, क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर सकता है? ये जो मेरी लेंथ है, मान लो मैं इस लेंथ को कम कर दूं, अब ये जो टी आएगा तुम्हारा अलग आएगा. अगर मैं इस लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, अब भी जो मेरा टी आएगा वो अलग आएगा. सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is another factor जिस पे ये टाइम पीरियड डिपेंड करेगा. एंड वन लास्ट थिंग इज, अगर मैं इसको अर्थ पे करूं, इस एक्सपेरिमेंट को, तो अलग से मेरा एक टी आएगा. अगर मैं मून पे करूं तो अलग से टी आएगा. तो डिफरेंस क्या है? ग्रेविटी का. मतलब दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी. ठीक है? तो मान लो मेरे को ये पता है कि ये जो पेंडुलम है, इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके मास पे डिपेंड करता है. जो नीचे माइक लटक रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं. ओके, मेरे को बस ये पता है कि जो टाइम पीरियड है इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को फॉर्मूला नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है. तो ये एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि मैं फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं. और ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे करना है? मान लो ये जो टी है, इट डिपेंड्स अपॉन मास बाय m raised to the power a. ये m raised to the power a क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास टू द पावर 1, डिपेंड्स अपॉन
वेलोसिटी टू द पावर 2। ओके, जिस तरीके से ये ऐसे डिपेंडेंट है, ऐसे मान लेते हैं m की पावर आएगी 1 और l की पावर आएगी b। m की पावर आएगी a, l की पावर आएगी b, g की पावर आएगी c। अगर मैंने ये मान लिया तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा t का, that formula will be equal to how much? m a l b, this l is the length of the string, g c, और आगे कुछ कांस्टेंट लगेगा। क्या अभी तक सब समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? ओके, तो मेरा टाइम का ये फॉर्मूला बन गया। अब मेरा टाइम का ये फॉर्मूला बन गया। अब क्योंकि ये टाइम का फॉर्मूला जो बनाया है हमारा डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो मैं इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगा दूंगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे T1, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ये क्या है? मास, मतलब m रेज टू द पावर a। नेक्स्ट इज लेंथ, मतलब l रेज टू द पावर b। नेक्स्ट इज g, g मतलब acceleration due to gravity, that means acceleration length t minus 2 raised to the power c। This is equal to m कहां पे है? m raised to the power a, l raised to the power b plus c, t raised to the power minus 2c। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर ये समझ में आए। देख लो इसको एक बार क्या हो रहा है। Now, if this is so, तो ये क्या था? m0 l0 t1। तो यहां पे अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, इस a will be equal to 0, b plus c will be equal to 0, minus 2c will be equal to 1. Minus 2c equal to 1 means what? c is equal to minus half. minus 2 नीचे चला गया ना, तो अगर मैं c को यहां पुट कर दूं तो b आ जाएगा हाफ। a कितना है? 0। तो मतलब मेरा a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। ये मेरी a b c की 3 वैल्यूज आ गई। मेरा फॉर्मूला क्या था? t is equal to k times mass raised to the power a, length raised to the power b, time raised to the power c. So time period is equal to k times mass raised to the power 0 means 1 is equal to length raised to the power b half multiplied by time raised to the power minus half is equal to k यहां पे ग्रेविटी थी ना, raised to the power L ये तुम्हारा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का। जो हमने लिया था दैट टी इज डिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ द बॉल, वो मास ऑफ द बॉल लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा।
तो ये हमारा 0 आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें लग रहा था ये मास पे भी डिपेंड करेगा, तो हमने मास को भी ले लिया, लेकिन A तुम्हारा 0 आ गया। लेकिन L और G पे ये डिपेंड करते हैं। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स अंडर रूट ऑफ L बाय G। नोट कर लो इसको, ठीक है। ओके, जस्ट एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क। आई थिंक वी आर डन विद दिस नाउ। सो फॉर योर होमवर्क, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। The energy of a particle in simple harmonic motion. The energy of a particle in simple harmonic motion depends upon the mass, amplitude, and frequency of the particle. So please repeat it. The energy of a particle in simple harmonic motion depends upon mass, amplitude, and frequency. Amplitude को तुम क्या लोगे? Length. Energy depends upon mass, amplitude, and frequency. Question is, find the formula of energy. अब SHM में एक पार्टिकल है तुम्हारा, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें निकालना है। और वो फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि ये मास पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब तुम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, ठीक है। प्लीज डू दिस एज होमवर्क। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया अभी अभी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। तुम मान लेना एनर्जी इज इक्वल टू, सो यू हैव टू अज्यूम दैट एनर्जी इज इक्वल टू मास की पावर A, एम्पलीट्यूड की पावर B, फ्रीक्वेंसी की पावर C। तो मास के यूनिट्स देख लेना, एम्पलीट्यूड के देख लेना, फ्रीक्वेंसी के देख लेना, एनर्जी के देख लेना। 3 इक्वेशंस बन जाएंगे, उससे तुम्हारा A B C निकल के आ जाएगा।